नवंबर 1999 लाहौर पुलिस को एक लेटर रिसीव होता है एक सीरियल किलर का डिटेल्ड कन्फेशन के साथ। मेरी गिनती 100 बच्चों के कत्ल पर ख़त्म हुई और मेरा मिशन पूरा हुआ। मेरा ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा, उनके बच्चों को बगैर कफन के गटर के जरिए अगली दुनिया में भेजूंगा। इस लेटर में सब बच्चों का नाम और एड्रेस लिखा हुआ था, उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे उन्हें मारा और किसको मरने में कितना वक्त लगा। ये सब कुछ बड़ी डिटेल के साथ उस लेटर में मौजूद था। आखिर में खत भेजने वाले का नाम और पता जावेद इकबाल, 16B रावी रोड, लाहौर, पाकिस्तान। तारिक कंबो, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अपने साथ कुछ ऑफिसर्स लेकर फौरन उस पते पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर एक शख्स बाहर आया, तकरीबन 38 साल का। ये जावेद इकबाल है। पुलिस खत के बारे में उससे कुछ सवाल करती है, लेकिन अचानक से जावेद का रवैया बिल्कुल बदल गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाल कर सर पर रख ली और पुलिस को धमकाने लगा कि अगर वो यहाँ से ना गए तो खुद को गोली मार देगा। पुलिस को लगता है ये कोई दिमागी मरीज है जो उनके साथ मजाक कर रहा है। इकबाल ने डीआईजी लाहौर उनको खत लिखा, उन्होंने आगे SPCA को मार्क किया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, पता करें क्या। लाकर इसको उन्होंने चेक किया, देखा तो उन्होंने SP साहब को रिपोर्ट दी कि ये तो नारंग आदमी है, ये ऐसे 100 बच्चों को कैसे कत्ल कर सकता है। और वो केस डिसमिस करते हुए वापस चले जाते हैं। उन्हें इस बात का जरा अंदाजा नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े सीरियल किलर को इग्नोर कर चुके हैं। 22 नवंबर 1999 इस वाकये के कुछ दिन बाद डेली जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में रिसीव होने वाले लेटर्स की सॉर्टिंग की जा रही थी कि अचानक से एक ऐसा लेटर नजर आया जो देखने में बड़ा और वजनी था, बनाम मोहतरम एडिटर साहब, डेली जंग न्यूज लाहौर। इसके अलावा इस पर कुछ नहीं लिखा था। दिसंबर की 2 तारीख को ये लेटर उस वक्त के एडिटर खावर नईम हाशमी को पहुंचाया गया। वो लेटर खोलते हैं और उसमें से निकलने वाली पासपोर्ट साइज की तस्वीरें उनके छोटे से ऑफिस के फर्श पर बिखर जाती हैं। फिलवक्त उनकी समझ में कुछ नहीं आता। वो मुलाजिम को बुलाकर तस्वीरें उठाने का कहते हैं और खुद वो लेटर पढ़ने लगते हैं जो उन तस्वीरों के साथ लिफाफे से निकला था। आज मेरा 100 बच्चों को कत्ल करने का हदफ पूरा हुआ। उन तमाम बच्चों की तस्वीर, नाम और पता आपको इस लिफाफे में मिल जाएगा। मैं अपनी 32 सफ़ों की डायरी आपको दे रहा हूँ जिसमें मेरे 100 कत्ल की डिटेल्स हैं। आपके अखबार के जरिए मैं दुनिया के सामने कन्फेशन करना चाहता हूँ। मेरे मकान पर मौजूद सबूत दुनिया को हिलाने के लिए काफ़ी हैं। मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डर है कि वो मेरा कन्फेशन दुनिया के सामने लाए बगैर मुझे पुलिस मुकाबले में मार देंगे। इसके साथ उस वक्त के चीफ क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती के साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई। वो बगैर वक्त जाया किए उस पते पर पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा होता है। जमील चिश्ती दीवार फलांग कर घर में दाखिल होते हैं। उन्हें एक बोरी मिली जिसमें बच्चों के कपड़े थे और उसके साथ ही पड़े हुए 8 जूतों के पेयर्स। इसके अलावा एक दूसरे कमरे में कुछ ड्रम्स जिसमें से शदीद बदबू आ रही थी। उन्हें खोलने पर मालूम हुआ कि वो तेजाब से भरे थे। कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा नोट जिस पर लिखा था, मैंने कुछ बॉडीज को जानबूझकर पूरी तरह डिसॉल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज उनकी तस्दीक कर सकें। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि सारे सीरियल किलर्स कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स फॉलो करते हैं और ये किसी न किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं। जावेद इकबाल के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, लेकिन बचपन में इसका कंपैरिजन मुसलसल अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ किया जाता था, जिसकी वजह से इसमें एग्रेशन पैदा होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता ये इस हद तक पहुंच गया कि अक्सर रात को सारे घर वालों को जगाकर लाइन में खड़ा होने का कहता या किसी चीज की ख्वाहिश करता। अगर वो चीज उसको ना दी जाए तो वो खुद पर तशद्दुद करना शुरू कर देता। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से पास आउट होने के बाद ये लोहे का बिजनेस शुरू करता है जो सेट करवा कर दिया जाता है उसके वालिद की तरफ से। यहाँ ये सिर्फ कम उम्र के बच्चों को ही काम पर रखने लगा। इसकी 2 बड़ी वजह थी। पहली ये कि कम तनख्वाह देकर प्रॉफिट इंक्रीज करना, और दूसरी और मेन वजह जावेद का होमोसेक्सुअल होना। ये पेडोफिलिया डिसऑर्डर का शिकार था। ये वो लोग होते हैं जो बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। जावेद की 2 बार शादी हुई।
लेकिन दोनों शादियां 1 साल से ज्यादा नहीं चली। उसने एक आर्केड वीडियो गेम शॉप भी बनाई जिसका मकसद सिर्फ बच्चों को अट्रैक्ट करना था। गली मोहल्ले के बच्चे यहाँ जमा होते और गेम खेलते। जावेद इस मौका का फायदा उठाता और वो जमीन पर 100 रुपए का नोट रखता, सिर्फ इस उम्मीद से कि कोई ना कोई बच्चा ये नोट जरूर उठाएगा। जब वो नोट उठाया जाता तो फिर शक में आकर सारे बच्चों को लाइन में खड़ा करता, एक एक करके उन्हें अपने प्राइवेट रूम में तलाशी के लिए बुलाता और बच्चों के साथ भयानक हरकतें करता। ये चीज बच्चों के पेरेंट्स को जब मालूम होती है तो वो उन्हें यहाँ जाने से रोक देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इस किस्म की कोई भी कंप्लेन इसके अगेंस्ट फाइल नहीं की गई। हमारी सोसाइटी में नॉर्मली ऐसी चीजों की कंप्लेन नहीं की जाती जो सरासर गलत है, और ये चीज अल्टीमेटली ऐसे क्रिमिनल्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। फाइनली ये अपना गेमिंग जोन बंद कर देता है और इसके बाद इस तरह के कुछ और बिजनेसेस भी स्टार्ट करता है जिसमें एक जिम और एक्वेरियम शामिल है। इन दोनों बिजनेसेस का मकसद भी बहुत साफ था, बच्चों को अट्रैक्ट करना। कुछ अरसे के बाद इसने ये सारे बिजनेसेस खत्म कर दिए क्योंकि उसे मिल चुका था एक परफेक्ट हंटिंग स्पॉट, दाता दरबार। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा सूफी श्राइन है और बेशुमार बच्चे घरों से भागने के बाद ऐसे ही दरबारों और बस अड्डों में पनाह लेते हैं। उनको स्पोर्ट करना और हंट करना जावेद के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। किसी भी बच्चे को खाने या रिहाइश का झांसा देकर ये बड़े आराम से घर ले आता। अब आती है 17 सितंबर 1998 की रात, जब जावेद अपने घर में सो रहा है और अचानक से उसके सर पर बंदूक के हत्थे से कई बार वार किया गया। हमला करने वाले भाग जाते हैं लेकिन उसकी हालत शदीद खराब हो गई। अगले दिन मोहल्ले के कुछ लोग उसके घर का दरवाजा बजाते हैं और कई बार दरवाजा बजाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो घर में दाखिल हुए। जावेद अपने बेड पर बेहोश पड़ा था और उसके सर से बहुत खून बह चुका था। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और फैमिली में सिर्फ उसकी वालदा को इन्फॉर्म किया क्योंकि उसके अपने दूसरे बहन भाइयों से ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे और वो लोग इसे पहले ही डिसओन कर चुके थे। इसका जबड़ा टूट चुका था और सर की हड्डी में कई क्रैक थे। इसकी रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान हुआ था जिसकी वजह से ये 22 दिन तक कोमे में रहा। इस इंसिडेंट की वजह से इसे रिकवर होने में तकरीबन 4 से 5 माह लगे। इसी दौरान इसकी वालदा का इंतकाल हो गया। जिन लोगों ने उस रात उस पर हमला किया वो 15 से 18 साल के 2 बच्चे थे जिन्हें ये दाता दरबार से मालिश करवाने के लिए घर लाया और सेक्सुअली अब्यूज किया। जावेद के पास लाइसेंस्ड पिस्तौल था जिसे वो बच्चों को डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल करता। इन 2 बच्चों ने उसके सोने के बाद सेम पिस्तौल से उसके सर पर वार किए। अभी तक जावेद की तरफ से बच्चों को सिर्फ सेक्सुअली अब्यूज तो किया जाता रहा मगर उसने किसी का कत्ल नहीं किया था। लेकिन इस वाकये के बाद शुरू होती है एक खौफनाक कहानी जो खत्म हुई 100 बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज और मर्डर के बाद। जावेद के मुताबिक उसकी हालत देखकर उसकी माँ बहुत रोया करती थी और इसी गम में उसका इंतकाल हुआ और जावेद को इस हाल तक पहुंचाने वाले 2 बच्चे थे। तो रिकवर होने के बाद उसने ये फैसला किया कि वो बदला लेगा 100 बच्चों को कत्ल करके, ताकि उनकी माएँ भी उसी तरह से रोएं जैसे उसकी माँ रोई थी। इसलिए मैंने 100 बच्चों का टारगेट पूरा किया। मेरे मुंह पर राइफल के बट मारकर खोपड़ी टुकड़े टुकड़े कर दी गई, जबड़ा तोड़ दिया गया, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर और चलने फिरने से माजूर कर दिया गया। 5 ऑपरेशंस में घर, कारोबार, गाड़ी और हर चीज बिक गई। जब जिंदगी के सब रास्ते खुदकुशी की तरफ जाने लगे मैंने अकेला जाने की बजाय दर्जनों अफराद के साथ जाने की दुआ की जो कबूल हुई और मेरे दोस्त मेरे लिए फरिश्ता बन गए और इंसानी खून की ये होली वजूद में आई। अब मेरी माँ की तरह 100 माएँ रोती हुई मरेंगी क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरी माँ सिसक सिसक के मर चुकी है। जावेद की डायरी में लिखे इन जुमलों से इसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन का बहुत अच्छे से अंदाजा लगाया जा सकता है। 20 जून 1999 जावेद इस खौफनाक प्लान को शुरू करता है। सिर्फ 147 दिन में पूरे शहर से 100 बच्चे गायब होते हैं। इसका एक स्टैटिक पैटर्न था। ये सबसे पहले बच्चे को अच्छा सा खाना खिलाता, फिर मूवी दिखाने के बाद उसे अपने घर ले जाता जहां ये सेक्सुअली अब्यूज करता और आखिर में एक चेन की मदद से गला दबाकर मार देता। ये सब करने के बाद बॉडी को एसिड के ड्रम में डालकर रात भर छोड़ देता ताकि बॉडी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। ये तब तक इसी तरह चलता रहा जब तक 100 बच्चे पूरे नहीं हुए। 3 दिसंबर 1999 पूरे मुल्क में सन्नाटा छा गया जब जंग अखबार ने ये खबर उन तक पहुंचाई। हर शख्स खौफ में मुब्तला था लेकिन जावेद के घर के बाहर
लोगों का हजूम इकट्ठा हो चुका था। मुल्क में सोग का आलम था और इस इलाके में आहो फुकां। पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जाता है। ये कई दिन तक इसी तरह चलता रहा, लेकिन जावेद का कोई भी सुराग नहीं मिला। पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड होने लगता है, क्योंकि ये दिल दहला देने वाला वाकया पूरी दुनिया में फैल चुका था। जावेद के दिए गए सबूतों से सिर्फ 57 बच्चों की बॉडीज को आइडेंटिफाई किया जा सका, क्योंकि ज्यादातर बॉडीज एसिड में डिसॉल्व हो चुकी थी। फाइनली 30 दिसंबर 1999 पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीरियल किलर जावेद इकबाल जंग न्यूज के ऑफिस में पहुंचता है 3 बच्चों के साथ और खुद सरेंडर करता है। उसके सरेंडर की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सिर्फ कुछ ही देर में इस पूरे एरिया में पुलिस की भारी नफरी पहुंच जाती है। तमाम सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। जंग न्यूज के एडिटर खावर नईम हाशमी और चीफ क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती इनमें से एक बच्चे की तलाशी लेते हैं और उन्हें मिलती हैं 500 छोटी छोटी गोलियां। ये नींद की गोलियां थीं जो उस बच्चे ने अपने जिस्म के इर्द गिर्द लपेटी हुई थी। अगर उनको टॉर्चर किया जाता कन्फेशन करने के बाद, तो वो अपने प्लान के मुताबिक ये गोलियां खाकर मर जाते। इसके बाद जर्नलिस्ट की टीम जावेद से सवाल करने लगती है। इनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? थोड़ी ही देर में एडिटर खावर नईम हाशमी को एक फोन आता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के MI चीफ मौजूद थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि इस क्रिमिनल की कस्टडी पुलिस की बजाय मिलिट्री को दी जाए। हाशमी साहब बोल रहा है मैं कि तो मैं जनाब वहीं बोल रहा हूँ तो MI से, तो आप इसको पुलिस के हवाले मत कीजिएगा। इस फोन के कटने के कुछ ही देर बाद बहुत बड़ी मिलिट्री प्लटून जंग के ऑफिस के बाहर मौजूद थी। इन चारों को उनके हवाले किया गया। कुछ दिन मिलिट्री इंटेरोगेशन के बाद जावेद इकबाल को ट्रांसफर कर दिया जाता है पाकिस्तानी पुलिस को, ताकि अदालत में उसका ट्रायल चलाया जा सके। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अल्लाह बख्श रांझा इस केस को टेकअप करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है केस में अजीब मोड़ आने लगते हैं। जावेद इकबाल चूंकि पहले ही कन्फेशन और एविडेंस प्रोवाइड कर चुका था, अपने बयान बदलने लगता है। कोर्ट में 3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी गई जावेद इकबाल की तरफ से थोड़े थोड़े टाइम के बाद। सबसे पहली स्टेटमेंट ये चाहता था कि सड़कों पर रहने वाले बच्चों को अटेंशन के साथ साथ एक अच्छा माहौल दिया जाए। इसके लिए उसने पूरे इंसिडेंट को कन्फेस किया। फिर दूसरी स्टेटमेंट आई जिसके मुताबिक उसका कहना था कि उसके घर में 20 लोगों ने आकर उन बच्चों का कत्ल किया और वो उनमें से किसी एक को भी नहीं बचा सका। इस रिग्रेट में आकर उसने ये क्राइम कन्फेस किया है। 9 मार्च सन 2000 इसकी स्टेटमेंट एक बार फिर चेंज होती है और ये क्लेम करता है कि एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई एक बच्चा भी कत्ल नहीं हुआ, ये सब सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। जज अल्लाह बख्श रांझा के लिए ये कोई नॉर्मल केस नहीं था। पूरी दुनिया के मीडिया की नजरें इसी ट्रायल पर थीं। सबको इंतजार था कि क्या वर्डिक्ट दिया जाता है। कोर्ट की तरफ से ये तीनों स्टेटमेंट्स रिजेक्ट कर दी जाती हैं। जावेद इकबाल को सजा सुनाई गई जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी को नहीं दी गई थी। जावेद इकबाल को मीनारे पाकिस्तान ले जाकर इसी चेन से फांसी दी जाए जो उसने उन बच्चों का कत्ल करने के लिए इस्तेमाल की थी। फिर उसकी बॉडी के 100 टुकड़े किए जाए और हर एक टुकड़े को एसिड में डुबोया जाए। ये बिल्कुल वही पैटर्न था जो ये बच्चों को मारने के लिए इस्तेमाल करता था। इसके अलावा उन बच्चों के पेरेंट्स भी सजा के वक्त वहाँ मौजूद होंगे। And the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under Section 302 APPC. After that, the dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his statement. इसके साथ ही नदीम को 186 साल और साजिद को 686 साल की सजा सुनाई गई। तीसरा साथी साबिर जो सिर्फ 13 साल का बच्चा था उसे 42 साल की कैद सुनाई गई। जैसे ही ये फैसला सामने आता है फॉरेन NGOs एक्टिवेट हो गई। अदालत के इस फैसले को ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहा गया। इंटीरियर मिनिस्टर भी इस सजा की मजम्मत करते हैं। जावेद को NGOs से सपोर्ट मिलने लगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि उन 100 बच्चों के राइट्स का क्या।
जिनको रेप के बाद बेदर्दी से मारा गया। क्या वो ह्यूमन राइट्स से बाहर हैं? क्या मुजरिम को इस तरह कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना जस्टिफाई करता है? इन सारे सवालों के जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। जावेद के डिफेंस लॉयर को भी धमकियां दी गई और वो इसका केस छोड़ देते हैं, लेकिन जावेद की सजा अभी भी तब्दील नहीं हुई थी। 8 अक्टूबर 2001 मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन कोट लखपत लाहौर ब्लॉक 7 जावेद इकबाल अपने एक साथी साजिद के साथ मुर्दा पाया गया। इनिशियल रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि उन्होंने अपनी कमीज का इस्तेमाल किया सुसाइड करने के लिए, लेकिन जब इस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि रात 10 बजे से 2 बजे तक जेल के सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा वहां पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था। इन दोनों लोगों का एक ही वक्त पर और एक ही अंदाज में मरना क्वेश्चनेबल है। क्या वाकई ही उन्होंने अपनी जान ली या ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था? जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग दें, बेशक वो लड़का हो या लड़की, ताकि आप अपने बच्चों को महफूज रख सकें और इस किस्म की किसी भी सिचुएशन का सामना आपको ना करना पड़े। ये हजारों केसेस में से सिर्फ एक केस है, क्योंकि इसमें बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस तरह के कई और केसेस आज भी हमारे सामने आते हैं। और दूसरी चीज, उन बच्चों के लिए जो अपने पेरेंट्स से लड़के या किसी और वजह से घरों से भागकर ऐसी जगह में पनाह लेते हैं जिसे वो अपने लिए महफूज समझते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी जगहें उनके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।